जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि सुखोई 30 MKI पर रुद्रम 3 मिसाइल के परीक्षण को लेकर आ रही है। दरअसल सुखोई 30 MKI फाइटर जेट अब और ज्यादा घातक बनने वाला है। बाकायदा अब इस फाइटर जेट में रुद्रम 3 मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया है और उसके कैपेटिव ट्रायल्स सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं और साथ ही साथ इस टेस्ट से जो डेटा सामने आया है उसे कलेक्ट किया गया है और अब इनका विश्लेषण किया जा रहा है, जिसके बाद इसी साल के अंत में इस मिसाइल के इस फाइटर जेट से इन फ्लाइट परीक्षण भी किया जाएगा। कैपेटिव ट्रायल्स के दौरान सुखोई 30 MKI पर 2 रुद्रम 3 मिसाइलें लगाई गई थी। इसके अलावा कैपेटिव ट्रायल्स के दौरान कुछ डमी मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसका इस्तेमाल करके रिलीज ट्रायल्स भी किए गए थे। 1.6 टन वजनी रुद्रम 3 एक घातक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो कि दुश्मनों के हाई वैल्यू वाले टारगेट्स को खत्म करने के लिए डिजाइन की गई है। 11 किलोमीटर की ऊंचाई से अगर इसे लॉन्च किया जाता है तो इसकी रेंज लगभग 600 किलोमीटर हो जाती है। और अगर इसी सीरीज की बात की जाए तो रुद्रम 1 जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा है, तो वहीं रुद्रम 2 की रेंज लगभग 300 किलोमीटर है, लेकिन रुद्रम 3 की रेंज लगभग 2 गुनी ज्यादा है। रुद्रम 3 का इस्तेमाल दोस्तों लंबी दूरी से दुश्मनों के रडार इंस्टॉलेशंस, उनके बंकर्स, हवाई क्षेत्रों और विमान हैंगरों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। हाल ही में एक डिफेंस डिमोन्स्ट्रेशन के दौरान भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड ने अपने स्मर्च मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम में एक जबरदस्त अपडेट किया है, जिसमें कि पहली बार कोब केज इसमें लगाया गया है। कोब केज का मतलब मैं आपको बता दूं कि इनका इस्तेमाल ड्रोन से बचने के लिए किया जाता है, खासकर कि जो फर्स्ट पर्सन व्यू वाले ड्रोन्स है उनका खतरा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है टैंक्स और बख्तरबंद वाहनों के लिए, ऐसे में कोब केजेस बहुत ही ज्यादा कारगर उपाय होता है इनकी सुरक्षा के लिए। इसके अलावा दोस्तों भारत कोब केज को T-90 और T-72 मेन बैटल टैंक्स पर भी लगा चुका है, लेकिन ये पहली बार है जब इस सिस्टम को स्मर्च मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम के ऊपर लगाया गया है। इंडियन एयरफोर्स अब खुद ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट खरीदने की वकालत कर रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती जो है वो इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास ये है कि तो स्क्वाड्रंस लगातार घटती जा रही हैं, MRFA पे कोई काम नहीं हुआ है और पड़ोसी दुश्मन लगातार एडवांस होते जा रहे हैं। यहाँ पर एक बात और सामने आई है कि इंडियन एयरफोर्स 5th जनरेशन के फाइटर जेट को खरीदने का जो फैसला ले सकती है, उसके पीछे सबसे बड़ा एक और कारण ये होगा कि परिस्थितियां कैसी बनती हैं, यानी कि सिचुएशन को देखते हुए, यानी कि क्षेत्रीय विरोधियों की जिस तरीके की स्पीड है, जिस तरीके से वो नई नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप ये समझिए कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट तो पाकिस्तान को मिलने वाला है, तो ये सारे कारक ध्यान में रखे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों भारतीय वायुसेना की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि चाइना, जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में भारत से काफी आगे निकल चुका है, J-20 वो बना चुका है, इसके अलावा वो 6th जनरेशन के फाइटर जेट की तरफ आगे बढ़ चुका है। यहाँ पर जो चाइना का 6th जनरेशन का फाइटर जेट है जो अभी वो तैयार कर रहा है, वो न केवल स्टेल्थ है बल्कि उसमें सेंसर फ्यूजन और ऑटोनोमस क्षमताएं भी होंगी। भारत के लिए इससे बड़ी टेंशन है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान को 5th जनरेशन के 40 यानी कि 40 J-35 फाइटर जेट्स मिल जाते हैं, यानी कि अगर चाइना उन्हें एक्सपोर्ट कर देता है, तो भैया फिर तो आप ये समझिए कि इंडियन एयरफोर्स के पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट खरीदने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को F-35 लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर जेट की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन अभी भारत ने इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया है। और F-35 आप सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिका के प्रस्ताव को भारत अभी कंसीडर नहीं कर रहा है, लेकिन कंसीडर तब किया जा सकता है, उसके पीछे के कई कारक होंगे। क्योंकि अमेरिका का F-35 एक व्हाइट एलिफेंट है, क्योंकि ये काफी महंगा फाइटर जेट है। इसे खरीदने का मतलब ये है कि आपको पहले तो इसके लिए बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण और जो रखरखाव वाला इकोसिस्टम है उसे फिर से तैयार करना पड़ेगा। इंडियन एयरफोर्स को अमेरिकी फाइटर जेट्स का कोई अनुभव भी नहीं है, जिसमें कि वक्त भी लग सकता है। इसलिए भारत इस चीज को लेकर भी काफी अलर्ट है कि भैया अगर हमने फैसला ले लिया जल्दबाजी में अमेरिकी F-35 का, तो हमारे लिए ये उल्टा ना पड़ जाए। उल्टा इन द सेंस कि बजट को देखते हुए भारत तो फोकस अपने AMCA पर करके रखा हुआ है, लेकिन अभी इसका जो डेवलपमेंट है उसे होने में भी करीबन 10 साल का वक्त और लगेगा। इसीलिए भारत के पास इस वक्त जो इंटरिम सॉल्यूशन है वो F-35 जैसा फाइटर जेट है। यहाँ पर दोस्तों एक बात और कही जा रही है, अगर पाकिस्तान को J-35 फाइटर जेट की बिक्री की पुष्टि हो जाती है तो भारत को स्टेल्थ फाइटर जेट शामिल करने ही होंगे। यहाँ पर कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि F-35 की पेशकश भारत के लिए बहुत ही अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम इसकी कीमतों को लेकर है। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा को अगर ध्यान में रखा जाए तो उससे ये बात तो तय हो जाती है कि फिर तो आपको ये सब चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी और फाइनली इन फाइटर जेट्स की तरफ ही बढ़ना पड़ेगा। चाइना ने दोस्तों देखा किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स घुमा दी है,
पाकिस्तान को वो एक तरफ 5th जनरेशन के फाइटर जेट दे देगा और ये भारत के लिए एक मुश्किल बन जाएगी। फायदा किसको होगा? अमेरिका को। भारत फोर्स की सहायक कंपनी कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड ने आईडेक्स आबू धाबी 2025 में अपने RC0912 रोलिंग चेसिस का अनावरण किया है, जो कि एक मिलिट्री ग्रेड का प्लेटफॉर्म है जिसे कि मिशन क्रिटिकल डिफेंस एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसका वर्सेटाइल चेसिस है और RC0912 रोलिंग चेसिस एक मॉड्यूलर फाउंडेशन के रूप में डिजाइन किया गया है, जो कि कई तरीके के कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट कर सकता है, यानी कि इसे मिलिट्री और लॉजिस्टिक भूमिकाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये काफी मजबूत है, इसीलिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है और इसे कई कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जैसे कि एम्बुलेंस, वाटर बोअर, ऑब्लिक फ्यूल टैंकर, लॉजिस्टिक व्हीकल, ट्रूप कैरियर, शॉप वैन, सर्विलांस व्हीकल, रडार व्हीकल, मोटार व्हीकल, अम्युनिशन कैरियर, लाइट रिकवरी व्हीकल और गन माउंटेड व्हीकल के तौर पर। वहीं दूसरी तरफ टाटा एडवांस सिस्टम ने आईडेक्स 2025 में अपने लाइट आर्मर्ड मल्टी रोल व्हीकल यानी कि LAMV 4x4 का प्रदर्शन किया है। LAMV 4x4 एक वर्सेटाइल और रॉबस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसे कि मॉडर्न आर्म फोर्सेस की डाइवर्स ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है और ये नाटो स्टैंडर्ड का वाहन है, जिसमें कि एडवांस प्रोटेक्शन, हाई मोबिलिटी और मॉड्यूलर एडेप्टेबिलिटी है, जो कि इसे कई तरीके के मिशनों के लिए उपयुक्त बनाता है। इसका इस्तेमाल रिकॉनेसेंस और ट्रूप ट्रांसपोर्ट जैसे टेक्टिकल ऑपरेशंस के लिए किया जा सकता है, वो भी चैलेंजिंग टेरेंस में। और आईडेक्स 2025 में इस व्हीकल यानी कि इस वाहन का अनावरण टाटा एडवांस सिस्टम के लिए एक काफी महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है, क्योंकि इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और ग्लोबल ऑडियंसेस के लिए इसे पेश किया गया है। ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड से चल सकता है। इसे रिमोट या फिर मैन्ड हथियार स्टेशनों, स्मोक लॉन्चर और आईडी जैमर जैसे हथियार प्रणालियों को भी इसमें लगाया जा सकता है। प्रोजेक्ट कुशा को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एरो इंडिया 2025 में पहली बार भारत ने अपने इंटरसेप्टर मिसाइल, जिसे कि M1 कहा जाता है, उसका फुल स्केल मॉडल प्रदर्शित किया। DRDO की ये एक स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि LRSAM। अब कहा जा रहा है कि M1 मिसाइल वर्तमान में अपने निर्माण चरण में पहुंच चुकी है और साथ ही इसका इंटीग्रेशन भी किया जा रहा है और जल्द ही इसके परीक्षण शुरू हो जाएंगे। ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण मिसाइल है, जो कि हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई है। ये एक मजबूत और मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस अम्ब्रेला यानी कि छतरी की तरह काम करेगी। M1 प्रोजेक्ट कुशा के 3 जो प्लान इंटरसेप्टर्स हैं, उनमें से एक है। एक सतह से हवा में मार करने वाला हथियार है, जिसे फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स और प्रिसीजन गाइडेंस सहित विभिन्न हवाई लक्ष्यों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। 655 किलोग्राम वजनी ये मिसाइल, इसकी स्पीड करीबन मैक 5.5 है, जो इसे तेजी से आगे बढ़ने वाले खतरों से निपटने में सक्षम बनाती है। 120 किलोमीटर रेंज के साथ M1 प्रोजेक्ट कुशा की एक घातक मिसाइल होगी, जो कि कम दूरी पर दुश्मनों के खिलाफ त्वरित प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रदान करेगी। इस मिसाइल के डिजाइन में कई विशेषताएं हैं, जैसे कि इंफ्रारेड और रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, जो कि विभिन्न परिस्थितियों में टारगेट को ट्रैक करने और उन्हें इंटरसेप्ट करने में हाई एक्यूरेसी सुनिश्चित करता है। इसके अलावा M1 में एक स्पेशलाइज्ड किल व्हीकल भी है। ये M1 को एक वर्सेटाइल इंटरसेप्टर के रूप में स्थापित करता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट कुशा का लक्ष्य 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर रेंज वाले इंटरसेप्टर्स यानी कि M1, M2 और M3 की जो तिकड़ी है उसे डेवलप करना है। और एक और चीज खास बात यह है कि ये भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भी मिलकर काम कर सकते हैं। मतलब साफ है कि M1 भी S-400 की लंबी दूरी की निगरानी रडार का फायदा उठा सकती है, जो कि 600 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम है। रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर भारत Su-57 फाइटर जेट लेता है तो ये फाइटर जेट अमेरिकी F-35A से काफी सस्ता होगा। हालांकि Su-57 की लागत के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं है, लेकिन फिर भी रशिया दावा करता है कि उनका ये स्टेल्थ प्लेटफॉर्म भारत में अगर तैयार होता है तब भी ये अमेरिकी F-35A से सस्ता होगा। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर बड़ी मात्रा में भारत में Su-57 का निर्माण किया जाता है तो एक यूनिट की कीमत करीबन 6 से 7.5 करोड़ के बीच आ सकती है। और रशिया भारत में अपनी सुखोई 30 MKI की सफलता को दोहराना चाहता है, ताकि वो स्थानीय विनिर्माण इन फाइटर जेट्स का भारत में कर सके और कंपोनेंट्स का भी संतुलन बना रहे। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि अमेरिका भले ही F-35 भारत को दे, लेकिन उसके कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस तो उसका सामना तो भारत को करना पड़ेगा। ऐसे में रशिया का Su-57 भारत के लिए एक बेहतर ऑप्शन भी है। बाकायदा रशिया इसके लिए तकनीक भी साझा भारत को कर रहा है और इसकी लागत को भी कम कर सकता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG ने अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता में स्नाइपर कैटेगरी में CRPF और राज्य के कमांडो विंग को हराकर जीत हासिल की है।
एक रिपोर्ट जो कि द प्रिंट में छपी है उससे पता चलता है कि बेंगलुरु की फर्म ट्रिपल एस डिफेंस की तरफ से बनाई गई .338 सेबर स्नाइपर राइफल इसके जरिए फायरिंग की गई थी और इस कंपटीशन में भारत के अलग अलग कमांडो फोर्स के साथ दुनिया के टॉप स्नाइपर राइफलों के साथ रेस भी की गई थी। और इस कंपटीशन के दौरान .338 सेबर स्नाइपर राइफल ने न केवल अपने टारगेट को सटीकता के साथ खत्म किया यानी कि भेदा, बल्कि स्नाइपिंग के लिए बनाए गए सभी स्टैंडर्ड्स को भी पूरा किया। फिलहाल इतना अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय वंदे मातरम।